हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन थ्रू माइंड मैप्स, जो अब दिसंबर की 2019 की देख रहे हैं। एंड हेयर वी विल कवर द वन मैगजीन थ्रू 6 वीडियोस ऑफ 20 मिनट ईच। एंड टुडे वी विल कवर पॉलिटी प्लस आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे PPRTMS बोलते हैं, इसके जो वाई ये न्यूज़ में क्यों है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च PPRTMS रिसेंटली। सो इसके अबाउट देख लेते हैं। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, जिससे फैसिलिटेट किया जा सके जो ट्रैकिंग सिस्टम है स्टेटस एप्लीकेशन का। एंड जो एप्लीकेंट है इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस of the party or applicant in the application if wishes to track the progress of the application। अब रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये जो इलेक्शन कमीशन है रजिस्टर करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम रिकग्निशन एज अ स्टेट और नेशनल पार्टी उनकी पूल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एंड जो RPI का 29 सेक्शन है वो गवर्न करता है जो भी प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। उसके प्रोविज़न देख लेते हैं कि अ पार्टी हैज़ टू सबमिट करनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन टू द इलेक्शन कमीशन विद इन 30 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इज फॉर्मेशन विद सर्टेन बेसिक पर्टिकुलर, जैसे नेम, एड्रेस, मेंबरशिप डिटेल्स एंड नेम ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको एक 2 नेशनल और 2 लोकल डेलीज जो होते हैं उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी एंड इट्स ऑफिस। और जो नेम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का सीकिंग रजिस्ट्रेशन, वो किसी भी रीजनल कनोटेशन से मिलना नहीं चाहिए उसका नाम, और ना ही एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज से सेम होना चाहिए। एंड उसके बाद है कि किसी भी उसका जो नेम है वो ट्रांसलेटेड वर्जन में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से सेम नहीं होना चाहिए। शैल नॉट बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951। और जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पार्टी है इट मस्ट डिक्लेयर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कि वो एक इलेक्शन कंडक्ट करेगी कनेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन विद इन 5 year ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, एंड इट विल टेक ऑफ द लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टी इफ इट फेल्स टू डू तो। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी ए स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी रिगार्डिंग इंटरनल डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन in elections at different level, or if anyone has any objection to the party being registered तो वो अपना ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन के सामने प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। तो जो पहले देख लेते हैं जो हमारा आर्टिकल 11 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी प्रोविज़न बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन सिटीजनशिप की, और कोई भी मैटर रिलेटिंग टू सिटीज़न। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का वो प्रोवाइडेड करता है कि जो इलीगल माइग्रेंट है वो एलिजिबल नहीं है सिटीजनशिप के लिए आइदर रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। और जो सेक्शन 2B है सिटीजन एक्ट का 1955 का वो इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर करता है एज अ फॉरनर कौन कौन जो एंटर कर गए हैं विदाउट अ वैलिड डॉक्यूमेंट, लाइक पासपोर्ट नहीं है जिनके पास। सेकंड, जिनके पास डॉक्यूमेंट तो है लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। अब इलीगल माइग्रेंट अगर जो 4 कंडीशन फुलफिल करते हैं वो जो उन्हें इलीगल माइग्रेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर द एक्ट। फर्स्ट, इफ़ दे आर हिंदूज, सिख्स, बुद्धिज़्म, जैन, पारसीज और या क्रिश्चियंस अदर देन मुस्लिम जो भी हैं सारे हैं, अगर वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हुए हों और वो इंडिया के अंडर एंटर किए गए हैं ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले, और दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरिया ऑफ असम, और या दे आर फ्रॉम मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा जो हमारे 6 शेड्यूल के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनर लाइन परमिट का एरिया डेट इज़ अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम एंड नागालैंड, और एक अब मणिपुर भी ऐड हो गया है। और ये दीज ट्राइबल एरियाज इंक्लूड कर्बी एंग्लोंग असम के अंदर, गैरो हिल्स मेघालय के अंदर, और चकमा डिस्ट्रिक्ट्स इन मिज़ोरम एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स। और जो सभी प्रोसीडिंग्स हैं अगेंस्ट जो
अबव जो कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स हैं हम अभी डिस्कस किए हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप, वो क्लोज कर दी गई है, वो क्लोज कर दी जाएंगी। और जो पीरियड है नेचुरलाइजेशन का हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर फॉर द अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स। अब ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे कैंसिलेशन हो सकता है OCI रजिस्ट्रेशन का, कि इफ़ द OCI हैज़ वायलेटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या कोई भी लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया हो। और एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर सकती है OCI का रजिस्ट्रेशन 5 ग्राउंड पे, कि अगर रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड किया गया हो, शोइंग डिसअफेक्शन कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन को, और किसी भी एनिमिटी विद वॉर हो, वो कंसर्न हो, और नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया में और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट में हो, विद इन अ 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो अगर जेल में गया हो वो 2 बार, तो इन सभी कंडीशंस में। अब डिफरेंस देख लेते हैं, लिंक बिटवीन CAA एंड NRC। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 है ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का था, इंसर्टेड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेक कंपलसरी रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और इशू कर सकती है एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू हिम, और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है एक अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया सिटीजन NRIC, एंड फॉर दैट पर्पस एस्टेब्लिश अ नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। और जो रजिस्ट्रार जनरल होता है इंडिया के अंदर अपॉइंट किया गया अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 shall act as the national registrar authority and shall be function as the national and function as registrar general of a citizens registration। और जो NPR है वो लिस्ट होती है यूजुअल रेजिडेंट की कंट्री के लिए अंदर। यूजुअल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज़ वन जो रिजाइड कर रहा है लोकल एरिया में एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। और सो NPR में है फॉरनर्स, जिसमें नेशनल पॉपुलेशन लिखा है, तो आप देख सकते हैं इसमें फॉरनर इंक्लूड होते हैं एज वेल एज। हाउएवर आफ्टर अ लिस्ट ऑफ रेजिडेंट क्रिएट की जाती है, ये तो एक नेशनल वाइड NRC की जरूरत पड़ती है। एंड ये हमारा डन हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो न्यूज़ में क्यों था कि इन द रिसेंट टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैव कम अंडर द स्कैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो जो अंडरस्टैंडिंग देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूट्रलिटी की, तो एक बेडरॉक है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी। न्यूट्रलिटी इज़ अबाउट बीइंग अ थर्ड इन रिलेशन टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अदर्स, कि अगर दो का कन्फ्लिक्ट होता है तो जो थर्ड पर्सन है वो एज अ न्यूट्रल वर्क करेगा। एंड ए क्लेम ऑफ न्यूट्रलिटी इज the claim addressed the belligerent parties to show respect for the choice of the neutral and to become the involved in their conflict। अब जो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं ऑफ द न्यूट्रलिटी डॉक्ट्राइन इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंसेस, कि अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट को अपहोल्ड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट हैज़ बीन वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर, गवर्निंग और इलेक्शन कमीशन विच नीड टू इंश्योर देयर न्यूट्रलिटी इन देयर इलेक्शन। और ये इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल फेयरनेस, अपहोल्ड करते हैं फेडरलिज्म को, फॉर कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, कीपिंग अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, फेयर इलेक्शन के लिए गार्डिंग भी, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है जो हमारा न्यूट्रलिटी का डॉक्ट्रिन है, मेंटेन करता है हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। और थ्रू इट्स वेरी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है, नीड फॉर द अथॉरिटीज़ लाइक स्पीकर और गवर्नर to be faithful to the doctrine of neutrality, not to the vacillate अंदर प्रिवेलिंग जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है। तो जो कर्नाटका केस हुआ था स्पीकर इन क्वेश्चन ऑन वेरियस पेटिशन जो फाइल किए गए बाय फॉर्मर डेजिडेंट कर्नाटका लेजिस्लेटर अगेंस्ट द स्पीकर डिसीजन, जिन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर द डिफेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट एबल टू डिसएसोसिएट फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड बिहेव कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो सच पर्सन डिजर्व नहीं करता टू बी रिस्पॉन्डेड विद द पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्रीमी का देखते हैं। क्रीमी क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट है एंड फॉर SC एंड ST इन प्रमोशंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि वो रिव्यू करें, जो सुप्रीम कोर्ट को डिमांड किया है कि वो रिव्यू करें अपना 2018 का जो वर्डिक्ट है ऑफ जर्नैल सिंह वर्सेस लच्छी गुप्ता केस रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन प्रमोशन SC और ST के लिए। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो
एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2006 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने के लिए ऑन 3 कंडीशन कि ये क्वान्टिफिएबल डाटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कि जो उनका एक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा कि वो एक्चुअल में उनकी एक्चुअल में बैकवर्ड हैं भी नहीं, और फैक्ट अबाउट देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और जो सेंटर है उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि डेट द वर्डिक्ट इन द एम नागराज केस पुट अननेसेसरी कंडीशन इन ग्रांटिंग कोटा बेनिफिट्स। थर्स जो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्य गुप्ता केस था 2018 का, सुप्रीम कोर्ट अलाउ फॉर ग्रांट ऑफ कोटा फॉर प्रमोशन इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर SC and ST विदाउट द नीड टू कलेक्ट क्वान्टिफिएबल डाटा। नाउ यूनियन गवर्नमेंट ने अर्ज किया है कोर्ट को कि वो रिकन्सिडर करे रूलिंग और रेफर द इशू टू अ 7 जज बेंच। और कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से पूछा था कि वो देखे कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्रीमी लेयर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बाय सेइंग दैट इफ सम सेक्शंस बैक ऑल द कमिटेड जॉब्स इट विल लीव द रेस्ट ऑफ द क्लासेस एज बैकवर्ड एज दे ऑलवेज वर। अब क्रीमी लेयर होती क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का वो इंदिरा साहनी केस से में स्टार्ट हुआ था 1992। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर द फिक्सेशन ऑफ इनकम प्रॉपर्टी और स्टेटस। अभी से ऐसे याद करते हैं IPS फ्रॉम इनकम प्रॉपर्टी और स्टेटस। करंटली जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है वो OBC पर एप्लीकेबल होता है इन रिजर्वेशन, एंड एट प्रेजेंट जो ग्रुप A ग्रुप B ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट employees of armed forces PSU along with people earning more than 8 lakh rupees per annum come under the purview of creamy layers। और डिक्लाइन जो करती थी डिमांड टू रेफर द केस टू अ 7 बेंच जज टू रिकन्सिडर इट 2006 का जो नागराज केस है उसे रेफर करने के लिए उन्होंने जो 7 बेंच को जज को जो सेंट्रल ने बोला सुप्रीम कोर्ट को वो डिक्लाइन कर दी गई है। और आर्टिकल 335 इंपॉर्टेंट है इसमें वो दिया हो गया है कि स्टेट दैट अफर्मेटिव एक्शन शुड बी सब्जेक्ट टू द ओवरऑल एफिशिएंसी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, और जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो इफेक्ट कर सकता है जो मेरिट का सिस्टम है जो बेस्ड है ऑन द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा क्रीमी लेयर भी आपको क्लियर। अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स देख लेते हैं, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिया जाता है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो लॉन्च गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे जिसका वो है हमारा 25 दिसंबर। अभी क्या होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स? गुड गवर्नेंस इंडेक्स यूनिफॉर्म टूल है अक्रॉस द स्टेट टू एक्सेस द स्टेटस ऑफ द गवर्नेंस और इम्पैक्ट वेरियस इंटरवेंशंस जो लिए गए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और यूटीज़ के द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव है गुड गवर्नेंस इंडेक्स का तो प्रोवाइड क्वान्टिफिएबल डाटा जिससे कंपेयर किया जा सकते कि जो भी गवर्नेंस है डिफरेंट स्टेट्स की और यूटीज़ की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन 10 सेक्टर्स एज शोन इन द इन्फोग्राफिक। यहाँ पे आपको 10 पैरामीटर्स दिखाए गए हैं, ये इनमें इंक्लूड किए गए हैं, अभी ये भी डिस्कस करेंगे। और स्टेट जो यूटीज़ हैं वो 3 कैटेगरी में 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई हैं, बिग स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिल स्टेट एंड यूटीज़। और जो सभी स्टेट यूटीज़ हैं उन्हें रैंक किया जाता है ऑन ऑल इंडिकेटर सेपरेटली एट द सेम टाइम, और एक कंपोजिट रैंकिंग कैलकुलेट की जाती है सभी स्टेट्स के लिए और यूटीज़ के लिए उन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर जो हमने देखे बिग स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट और यूटीज़। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स हेल्प्स टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सुटेबल strategies for improving governance और shift to result oriented approach and administration। कंपोजिट रैंकिंग क्या होती है जो बिग 3 कैटेगरी में जब डिवाइड करेंगे तो बिग स्टेट कैटेगरी में तमिलनाडु ने टॉप किया, तमिलनाडु हैज़ टॉप फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट कैटेगरी में जो हिमाचल प्रदेश है रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय द उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यूटीज़ के केस में पुडुचेरी टॉप द एंड फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड दिल्ली। और जो 10 पैरामीटर्स हैं वो ये हैं हमारे कि फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट, थर्ड इज़ पब्लिक हेल्थ, फोर्थ इज़ इकोनॉमिक गवर्नेंस, फिफ्थ हमारा आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, 6 HRD, 7th इज़ जुडिशियल एंड पब्लिक सेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी, 10th इज़ पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज़। तो 9th हमारा आ जाता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, 8th है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो 2 या 3 आप डेली याद कर सकते हैं, आप रेपिटेटिव जब इस वीडियो को देखेंगे
तो आपको ईजिली ये याद रहेंगे, एक बार रीडिंग मार लीजिए। अब इसमें ही हमारे मैगजीन में दिया हुआ था नागपुर रेजोल्यूशन, अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर द एम्पावरिंग सिटीजन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ रिलीजन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन किस टॉपिक पे, ऑन इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन नागपुर। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और जो कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो इसे आप ऐसे याद रखें मिनिस्ट्री को पीपीजीपी बार बार आप एक बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी। तो यही इन कोलैबोरेशन विद जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की एंड द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर राइट्स टू पब्लिक सर्विसेज। और रेजोल्यूशन ने एम्फेसाइज किया था कि सिटीजन को एम्पावर करे थ्रू टाइमली अपडेटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर्स एंड एम्पावर करे सिटीजन को बाय अडोप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ग्रीवेंसेज एड्रेसल। और अडोप्ट करे एक होलिस्टिक अप्रोच, फ्रेंडली अप्रोच देखे फॉर इम्प्रूव सर्विसेज डिलीवरी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और फोकस करें उन डायनेमिक पॉलिसी मेकिंग में, उस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और की पर्सनल का अपॉइंटमेंट, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और उनका इवेल्यूशन। इंश्योर करें टाइमली पब्लिकेशन गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, कि टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन 10 सेक्टर्स के अंदर। तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, वे 6 टू अमेंड आर्म्स एक्ट। अब इसके प्रोविज़न देख लेते हैं कि लाइसेंस और नंबर ऑफ जो परमिटेड फायर आर्म्स है वो देख लेते हैं कि जो लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन टू एक्वायर पोजेस और कैरी आउट एनी फायर आर्म रखने के लिए लाइसेंस को ऑब्टेन करना होगा। और जो एक्ट ने रिड्यूस कर दिया कि नंबर ऑफ जो फायर आर्म पहले रख सकते थे वो 3 थे, अब पर लाइसेंस अब 1 कर दिए गए हैं। और जो टाइम पीरियड है टू डिपॉजिट एक्सेस फायर आर्म, कि इट प्रोवाइडेड टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर जिसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं एक्सेस फायर आर्म्स विद द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और विद द लाइसेंस्ड फायर आर्म डीलर। और जो एक्सेस फायर आर्म है वो डी लाइसेंस हो जाएगी विद इन 90 डेज फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर पीरियड। अब ड्यूरेशन जो है वैलिडिटी का वो देख लेते हैं कि इट ऑल्सो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द वैलिडिटी, जो फायर आर्म लाइसेंस है उसकी 3 साल से 5 साल कर दी गई है। और जो बैन कर दिया गया फायर आर्म्स पे, अगर बिना ही लाइसेंस के कोई मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, यूज़ करता है, ट्रांसफ़र करता है और टेस्टिंग भी करता है और प्रूफिंग भी करता है फायर आर्म विदाउट लाइसेंस इज़ बैन। और इन एडिशन प्रोहिबिट करता है ऑब्टेनिंग और प्रोग्रामिंग अनलाइसेंस फायर आर्म्स को एंड ऑन द कन्वर्जन ऑफ वन कैटेगरी ऑफ फायर आर्म्स थ्रू अनदर बिना ही लाइसेंस के। लास्ट में क्या करते हैं, इंक्रीज कर दिया पनिशमेंट और एडिशन ऑफ न्यू ऑफेंसेस। इसने अमेंड कर दिया जो भी पनिशमेंट पहले थे इन रिलेशन टू द सेवरल ऑफेंसेस। इसने नए जो ऑफेंसेस ऐड किए हैं, लाइक कि फोर्सफुली किसी भी पुलिसमैन का या आर्म फोर्सेस का उसका आर्म ले लेना, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट 10 साल तक की, और लाइफ इम्प्रिजमेंट में मिल सकती है अलॉन्ग विद फाइन। एंड यूजिंग फायर आर्म इज इन अ सेलिब्रेटरी गन फायर which endanger human life or personal safety of others punishable with imprisonment up to 2 साल तक की उसे जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है 1 लाख तक का, और या दोनों भी। और इसमें लास्ट है कि इट ऑल्सो डिफाइन ऑफेंसेस कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप और इलिसिट ट्रैफिकिंग द्वारा। और इलिसिट ट्रैफिकिंग इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट 10 ईयर तक की और लाइफ लॉन्ग। अब इसमें जो देख लेते हैं कि नीड क्यों पड़ी अमेंडमेंट की, कि टू चेक इलिसिट जो भी इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है, कमीशन ऑफ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस चल रहे हैं एज इंडिकेटेड बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। और ये कि चेक करे इलीगल मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स की और पनिश करे पीपल को जो इन्वॉल्व हैं सच एक्ट्स में। एंश्योर डेट जो फायर आर्म है नॉट टू बी यूज इन रैश और नेग्लिजेंट मैनर इन अ सेलिब्रेटरी गन फायर एंडेजिंग ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी। अब तो 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पार्लियामेंट ने पास कर दिया है हमारा ये 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और जो बिल्ड है उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि एक्सटेंड कर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर, और रिमूव करे जो नॉमिनेट करने का प्रोविज़न है एंग्लो इंडियंस का लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर। और इसमें डिफाइन किया गया हु आर एंग्लो इंडियंस, तो पहले याद रखेंगे आर्टिकल 366 के क्लोज 2 में डिफाइन किया गया। और एंग्लो इंडियंस मीन जिसके पर्सन या फादर या उनका कोई मेल प्रोजिनेटर वो यूरोप डिसेंडेंट हो, बट जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर वो डोमिसाइल हो, या और ही इज़ डोमिसाइल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ही और वॉज बोर्न विद इन द सच टेरिटरी ऑफ पेरेंट जो हैबिचुअली रेजिडेंट हो यहाँ के, और देमसेल्फ
और नॉट एस्टेब्लिश देयर फॉर टेम्परेरी पर्पज़। और ये बेसिकली यही बोलते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल 366 के क्लोज 2 के अंदर सेकंड एंग्लो इंडियंस वो पर्सन है ये जिसके फादर या कोई भी उनकी फैमिली का मेल प्रोजिनेटर वो यूरोपियन डिसेंडेंट हो, और लेकिन वो डोमिसाइल हो उसके पास टेरिटरी ऑफ इंडिया की, और वो हैबिटेंट हो यहीं रह रहा हो एज अ रेजिडेंट कि मोर देन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स और नॉट एस्टेब्लिश देयर फॉर टेम्परेरी पर्पज़ ओनली। और सिंस जो अमेंडमेंट है जो इसके अंदर आता है वो हमारे आर्टिकल 368 के जो सेकंड प्रोविज़न है उसमें दो आते हैं कि बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। जो सेकंड वाले हैं उसमें अब पहले तो 7 मैटर्स थे, 8 हो गए हैं, उसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है। तो आउट ऑफ 8 तो ये एक मैटर है द रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का पार्लियामेंट के अंदर जिसमें रिक्वायर्ड है रेटिफिकेशन लेजिस्लेचर का नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न देख लेते हैं फॉर द रिजर्वेशन फॉर एसटी और एसटी के लिए। तो आर्टिकल 330 और 332 प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट्स का एससी और एसटी के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रेस्पेक्टिव उनके पॉपुलेशन रेशियो में के बेसिस पे होगा। ऑल्सो देयर इज़ नो बार ऑन एससी और एसटी कैंडिडेट कि वो जनरल सीट भी लड़ सकता है। और एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियंस के लिए एज देयर वाज इन अ वेरी स्मॉल नंबर्स में है वो, और डिफ्यूज मैनर में डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो आइडिया है सच नॉमिनेशन का वो ट्रेस किया गया था फ्रैंक एंटोनी द्वारा जो हेड है ऑल इंडिया हु हेडेड द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। और जो आर्टिकल 131 है was added in the constitution following his suggestion to the जवाहरलाल नेहरू। अब जो बिल है हैज़ प्रोविज़न जो अमेंड करेगा आर्टिकल 334 एंड एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन ओनली टू द SCs and ST to the लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज टिल 25 जनवरी 2030, और जो एक्सपायर हो रहा था 2020 के अंदर। तो आर्टिकल 334 क्या है जिसको अमेंड करेगा कि ओरिजिनली वो रिजर्वेशन दे रहा था सीट्स की और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन सीज 10 years आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट दिस वॉज एक्सटेंडेड एवरी 10 year, और जो लेटेस्ट एक्सटेंड हो रहा था 95 से। आर्टिकल 331 इसमें प्रेसिडेंट नोमिनेट करते हैं 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा के अंदर, और 333 में गवर्नर साहब नोमिनेट करते हैं 1 मेंबर को टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारा ये एक्ट भी पूरा ही क्लियर हो गया है। अब रिफॉर्म्स देखते हैं क्रिमिनल लॉ में। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है क्योंकि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने आज किया सभी स्टेट गवर्नमेंट से टू सेंड देयर सजेशन फॉर अ मेजर ओवरहॉल और रिकास्टिंग ऑफ द IPCs एंड CRPC थस पेविंग वे फॉर रिफॉर्मिंग सिविल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। और जो ये हमारा BPBD है BPRD है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल अंडरटेक रिव्यू ऑफ द लॉज सच एज IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और जो BPRD है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वो सेटअप किया गया 1970 में इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मॉडर्नाइज करने के लिए पुलिस फोर्सेस को। अब दोनों को देख लेते हैं होते क्या। और पहले CRPC इट इज़ द मेन लेजिस्लेशन और द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, और ये 1973 में इनेक्ट किया गया था। दो इनिशियली क्रिएट हुआ था 1882 में, and it provides the machinery for investigation of crime, apprehension of suspected criminal, collection evidences का determination कोई guilt है या innocent है of accused person and determination of punishment of the guilty। और जो हमारा IPC है वो डिटरमाइन करता है डेफिनेशन क्राइम की, वाइल जो CRPC है वो इन्फॉर्म करता है अबाउट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो ऊपर देखा अभी। और IPC है वो इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का, इज़ अ कंप्रेहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट क्रिमिनल कोड के। वो कोड ये है 1860 के अंदर ड्राफ्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन एंड इंडिया एस्टेब्लिश अंडर लॉर्ड मकाले, and code has been amended several times and is now supplemented by other criminal provisions। example जो section 377 unnatural offences repealed section 309 suicide का and section 497 adultery now repealed। अब देखते हैं नीड क्यों पड़ी इस रिफॉर्म की, कि जिससे फर्स्ट है कि टू मेक लॉज मोर मोरल और एथिकल रूप से लोग चल चुके, टू मेक फेयर शेयर टू इंडिविजुअल एंड टू गेट रिड ऑफ ऑब्सोल्यूट और अनार्कियल प्रोविजंस। आपको अंदर डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, और वी ओनली नीड दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अवर प्रीलिम्स।
क्रिमिनल और जो पेनल कोड्स हैं नीड सब्सटेंशियल चेंजेस टू फिट इनटू द लिबर्टी मॉडल एंड इट्स ऑब्सोल्यूट प्रोविजन मस्ट गो। और आईबीसी जो है मस्ट इंटेंडेड टू बी, उसे रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए बाय लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। और ये हो नहीं रहा है, इसके रिजल्ट जो कोर्ट है उसे अपना अंडरटेक अपने हाथ में लेना पड़ रहा है ये काम भी। The result was not very satisfactory as most amendment had been ad hoc, जो टेम्परेरी होते हैं और मेनली रिएक्टिव होते हैं, and to remove ambiguity of vagueness. For instance, the distinctive between culpative homicide or murder is criticized as the weakest part of the जो कोर्ट है as definition is, जो definition is obscure है, जो capable homicide है वो define है, but homicide is not defined at all. गाइस हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा IR स्टार्ट हो गया, इंडिया US 2+2 डायलॉग। न्यूज़ के अंदर क्यों है कि रिसेंटली जो सेकंड एडिशन है इंडिया का या US का 2++ डायलॉग, जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है वो वाशिंगटन DC के अंदर हुआ है, USA के अंदर। तो 2+2 डायलॉग के अबाउट होता क्या है वो देख लेते हैं कि 2+2 डायलॉग इज़ ऑफिशियल मीटिंग्स जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में होती है, इंडिया और US के बीच में हुई है। और ये दिस मैकेनिज्म वर्क कॉन्सेप्चुलाइज 2017 के अंदर विद एन एम की एनहेंस किया जा सके इंडो US एंगेजमेंट इन मल्टीपल सेक्टर्स इशूइंग थ्रू डिफेंस, जिसकी रेंजिंग है सेक्टर्स की कि वो डिफेंस एट रेंज एट पॉलिसीज डेटा जो अफेक्ट करिए दोनों ही कंट्री का रिलेशन और रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन और टेररिज्म में। और जो इनऑगरल है 2+2 डायलॉग का, इंडियन US डायलॉग का, वो हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर इन सितंबर 2018। अब की आउटकम देख लेते हैं डायलॉग के कि साइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ISA जो फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड द US डिफेंस इंडस्ट्रीज। और ये ऑल्सो एनेबल करेगा कि US जो आर्म मैन्युफैक्चर है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू एंटिटीज बियॉन्ड द इंडियन पब्लिक सेक्टर टू इवन कॉरस्पॉन्डिंग पार्टनर प्राइवेट सेक्टर्स में भी। और इट विल नॉट ओनली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे केवल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी ड्यूरिंग क्राइसिस थ्रू सिक्योर डिफेंस रिलेटेड चैनल, बट इट ऑल्सो हेल्प इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन की आइटम्स थ्रू कोऑपरेशन जो प्राइवेट कंपनीज के बीच में होगा ऑफ बोथ साइड। एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन एक्चुअलाइजिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो DTI बोलते हैं, विच वुड मूव द रिलेशनशिप फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बायर सेलर डायनेमिक टू वन ऑफ द को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट। अदर्स देख लेते हैं कि फाइलेशन हुआ ऑफ DTI का कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव का SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोऑपरेशन इन स्पेस के अंदर बोथ साइड एग्री हुआ फॉर द कोऑपरेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्पेस सिचुएटेड अवेयरनेस इंक्लूडिंग स्पेस डेब्रीज एंड स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं 2+2 मैकेनिज्म की कि ये हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है दो कंट्रीज के बीच में एंड प्रोवाइड फॉर अ रिव्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड US। जो क्रूशियल एडवांटेज है इमिनेटिंग फ्रॉम दिस फॉर्मल इज डैट जो स्ट्रेटेजिक मैनर में जो ये दोनों की बातचीत हुई है कि स्ट्रेटेजिक मैटर ऑफ जो वाइटल इंपोर्टेंस के थे अंडर विच फॉल अंडर द डोमेन ऑफ बोथ द एक्सटर्नल अफेयर एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर आर कम्प्रीहेंसिवली कवर्ड एंड और कोई भी इशू हो जुडिक्शन का और फॉलोअप इज टेकन इन केयर ऑफ। एंड जो गिवन द रिसेंट चैलेंजेस इन रिलेशन टू जो टू नेशंस के बीच में आए जो इमिनेटिंग फ्रॉम द ट्रम्प ऑन ट्रेड एंड US ऑन कश्मीर, जो द डिलिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइज इज सेड टू बी द बिगेस्ट गिव अवे ऑफ दिस हाई लेवल एंगेजमेंट। जो दो इम्पोर्टेंट चल रहे थे कि एक तो जो हमारे ट्रम्प ने ट्रेड के अंदर जो GSP में चल रहा था, और सेकेंड जो है कि US का कांग्रेस का कि जो कश्मीर के ऊपर जो भी व्यूज़ थे एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द ईस्ट-वाइल अप्रोच ऑफ डिफेंडिंग ऑन अ पर्सनल केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीडर्स। जो अदर्स 2+2 डायलॉग हुए हैं जो कि विद ऑस्ट्रेलिया डिफेंस सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी और जापान के साथ विद फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग। अदर की आउटकम्स क्या हुए हैं कि साइन हुआ है वाटर एग्रीमेंट टू प्रमोट कर सके जैसे टेक्निकल कोऑपरेशन, साइनिंग ऑफ SNT जैसे साइंस एंड टेक एग्रीमेंट, और एक साइन हुआ है यंग इनोवेटर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो बस इनके आप नेम ध्यान रखिएगा, इट्स मोर देन इनफ। अब देखते हैं रशिया चाइना रिलेशनशिप। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है
कि रिसेंटली रशिया एंड चाइना ने इनोग्रेट की अपनी फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन बिटवीन देयर कंट्री, जिसे पावर ऑफ सिबेरिया बोलते हैं। तो पावर ऑफ सिबेरिया प्रोजेक्ट क्या है कि जो सेंट्रल एम है इस गैस पाइपलाइन का इज़ टू पंप नेचुरल गैस टू चाइना फ्रॉम रशिया फार ईस्ट रीजन लाइक यूकोथिया। और कंस्ट्रक्शन फॉर दिस पाइपलाइन 2014 में स्टार्ट हुई थी और पाइपलाइन ये 4000 किलोमीटर की लेंथ है। उसकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो 661 बिलियन क्यूबिक मीटर की है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की कि चाइना इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी इम्पोर्टर है, ये कह लो कंज्यूमर है, एंड इट हेल्प चाइना टू मूव अवे फ्रॉम द कोल टू द क्लीन अल्टरनेटिव। सेकेंड रशिया है होम टू द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेज ऑन द प्लेनेट, जो है 20% ऑफ द ग्लोबल टोटल। जो पाइपलाइन है इज़ अ हैज अगेंस्ट द पोटेंशियली श्रिंकिंग मार्केट यूरोप के अंदर ड्यू टू सोरिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन। और अदर साइंस है जो ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन द रशिया एंड चाइना, वो देख लेते हैं कि बिफोर 2014 से पहले रशिया ने कुछ भी वेपनरी चाइना को सोल्ड नहीं करी, बट सिंस देन रशियन आर्म एक्सपोर्ट टू चाइना हैज़ ग्रोन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटिवली। एग्जाम्पल, रशिया ने रिसेंटली सोल्ड किया सुकोई 35S फाइटर जेट और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल टू चाइना, और एक वुस्टोक 18 जो बिगेस्ट रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इसमें भी चाइनीज़ इन्वॉल्व थे लार्ज स्केल पे। Both are the part of SCO, Shanghai Cooperation Organization, which is widely regarded as the Alliance of the East. SCO is a Eurasian political, economic and security alliance, and India इसका एक member है। और economic front पे बोले, both are the part of the BRICS and in the other institutions such as New Development Bank, which is often perceived to be counter to the Western banks like World Bank। और Eastern Economic Forum में an international forum जो रशिया के अंदर होती है हर साल फॉर द पर्पज ऑफ एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द रशियन फार ईस्ट, सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द चाइना। अब इम्प्लीकेशन देख लेते हैं इंडिया रशिया रिलेशन में क्या है इसका, कि ये जो चाइना के प्रति जो रशिया का बढ़ता जो रिलेशन है इट्स बिकम अ न्यू स्ट्रेटेजिक हेडेक फॉर द इंडिया। रशिया रिलेशनशिप विद चाइना हैज़ अचीव अ सर्टेन स्टेज इन विच इट फील्स नो लॉन्गर कि वो एक फेवरेबल पोजिशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू द China. Example, Russia has been at the forefront of advising India not to challenge China's ambition Belt and Road Initiative, or Russia being involved to the Sino-Pakistan nexus. Russia is reaching out to Pakistan despite जो इंडिया का रिजर्वेशन है और चेंजिंग हो रहा है ट्यून में on the Afghanistan issue as well as. Example, it's now a strong votary of negotiating with the Taliban and has not given due attention to Indian reservation in this regard. तब देखते हैं यूएन कीपिंग फोर्स कि अबाउट यूएन कीपिंग फोर्स देख लेते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये यूएन का, डेवलप बाय द यूएन एज अ वे टू हेल्प कंट्रीज टोन बाय कन्फ्लिक्ट टू क्रिएट करे कंडीशन फॉर लास्टिंग पीस। जो फर्स्ट यूएन पीस मिशन था वो मई 1948 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था व्हेन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर टू द मिडिल ईस्ट एंड टू मॉनिटर द आर्मिस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन द इजराइल एंड इट्स अरब नेबर्स। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं यूएन पीस कीपर ऑपरेशन के वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन मेंबर स्टेट्स के, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो डिसीजन है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस और एक्सपेंशन यूएस जो इनका यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस का होता है आर टेकन बाय द UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब टाइप्स ऑफ मेडल देख लेते हैं जो यूएन में दिए जाते हैं कि फर्स्ट इज DM मेडल बोल देते हैं आप इसको, डैग हैमर मेडल, पोस्ट हॉमस अवार्ड टू द मेंबर ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन जिन्होंने अपने जान दे दी है ड्यूरिंग द सर्विस विद द पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो इसे बाद में दिया जाता है। और कैप्टन मेबाई डिग्नियम मेडल टू बी अवॉर्डेड टू दोज मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन, यूनाइटेड नेशंस पर्सनल एंड एसोसिएटेड पर्सनल जो एक्सेप्शनल करेज दिखाते हैं। एंड लास्ट इज UN मेडल to be awarded to military personnel and civilian police who are or have been in the service of United Nations. अब प्रिंसिपल्स दे लेते हैं यूएन पीस कीपिंग के कि दिस प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ टूल जिससे मेंटेन हो सके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, और ये इंटर रिलेटेड है, म्यूचुअली इन्फोर्सिंग है कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टी जो कन्फ्लिक्ट में होती है। इम्पार्शलिटी में क्या है कि peacekeeper should be impartial in their dealing with the parties to the conflict but not neutral in the execution of them। जो मैंडेट है उसमें न्यूट्रल नहीं हो सकते, वो तो एग्जीक्यूट करना ही करना है।
नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ द मैंडेट। जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं आर नॉट एन एनफोर्समेंट टूल, हाउएवर दे मे यूज फोर्स एट द टेक्टिकल लेवल विद द ऑथराइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया का पार्टिसिपेशन देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन कि करंटली इंडिया लार्जेस्ट है अमंग द ट्रूप कंट्रीब्यूट कर रहा है जो वर्ल्ड में, विद ओवर 7,500 पर्सनल डिप्लॉयड इन क्रिप्सस, कॉन्गो, हैटी, लिबनन और मिडिल ईस्ट, साउथ सुदान, वेस्टर्न सहारा, हेल्पिंग सेव लाइव्स, प्रोटेक्ट पीपल एंड सेटिंग द स्टेज फॉर अ लास्टिंग पीस। और लॉन्ग ट्रेडिशन है वुमेन को सेंड करने के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशंस में है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है गाइस। अब नाटो देखते हैं। इट इज़ द वाइन इन न्यूज़ कि बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट जो रिसेंटली हेड हुई लंदन के अंदर, तो 7th एनिवर्सरी हुई है इसकी, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री लाइन्स है बिटवीन 29th नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। और ये फॉर्म हुआ था 1949 के अंदर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू डिफेंड द मेंबर नेशंस फ्रॉम द थ्रेट बाय द कम्युनिस्ट कंट्रीज। ऑल्सो जो यूनाइटेड नेशन वांटेड टू मेंटेन इट्स प्रेजेंस इन यूरोप। और जो नाटो है उसकी जो पर्पज़ है टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इस मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। और इफ़ द स्टेबिलिटी को थ्रेटन होता है तो नाटो विल ऑल्सो डिफेंड, जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनको भी डिफेंड कर देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट कि नाटो विल ऑल्सो डिफेंड नॉन मेंबर्स इफ देयर स्टेबिलिटी इज थ्रेटन। एग्जाम्पल दो यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर, इट हैड वर्क विद नाटो ओवर द ईयर्स। और नाटो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। और जो नाटो के आर्टिकल 5 में स्टेट किया गया है कि आर्म अटैक अपॉन वन शेल बी कंसिडर्ड एन अटैक अपॉन ऑल। अब करंट चैलेंजेस देख लेते हैं जो नाटो फेस कर रहा है कि फाइनेंसिस टू नाटो। ट्रेडिशनली यूएस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द नाटो, जो 22% ऑफ नाटो जो कॉमन बजट था उसको कंट्रीब्यूट करता था, एंड हैज़ द बिगेस्ट डिफेंस बजट अमंग मेंबर्स, 3.6% उसके जीडीपी का यूएस का। और जो टर्म क्रिटिसाइज करता था कि जो अदर मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे नाटो को, और 8% जो मेजर कंट्रीज हैं लाइक ओनली द यूके जो है वो स्पेंड कर रहा है 2% जीडीपी का ऑन द डिफेंस। और जो फ्रांस है 1.8% कर रहा है, और जर्मनी 1.2%। सेकेंड है यूएसए का यूनिलेटरिज्म। यूएसए यूनिलेटरल डिसीजन कि विड्रॉ करें यूएस ट्रूप्स को फ्रॉम सीरिया, गेव अनदर नाटो मेंबर टर्की द लाइसेंस टू अंडरटेक मिलिट्री ऑपरेशन इन सीरिया। दिस कपल्ड विद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कि जो यूएस कमिटमेंट टू नाटो इज अंडरगोइंग अ चेंज, ये दूसरा उसके चैलेंजेस हो गया है। थर्ड है कि इसका जो रिलेशनशिप रशिया के साथ कि दिस इज़ अ डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट अवर सेटिंग टाइज विद द रशिया, कि पॉसिबल रीअपॉर्चमेंट विद द रशिया इन द लाइट ऑफ चेंजिंग जियो पोलिटिकल रियलिटीज मेक पोलैंड क्रिच रिपब्लिक एंड द बाल्टिक कंट्रीज नर्वस। नेक्स्ट है कि जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है डेट्स अग्रीइंग विद द नाटो मेंबर्स स्टेट। एग्जाम्पल है इसमें हंगरी जो ओपनली क्लेम करता है कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक लिबरल डेमोक्रेसी। ऑल्सो विद द रशियाज न्यू क्लोजनेस विद द हंगरी एंड टर्की, जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं डेमोक्रेटिक डिक्लाइन के, और जो डिस्ट्रस्ट बन रहा है बिटवीन द अलाइज विल हैव इम्प्लीकेशन ऑन द जॉइंट डिसीजन कम्युनिकेशन ऑपरेशन, ये भी क्लियर है। अब चाइना का जो फैक्टर है इसमें भी वो भी इनके लिए चैलेंज है कि चाइना इज़ नाउ बिकम अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मार्क फॉर द नाटो ऑन 3 लेवल एंड एक्सपेंडिंग मिलिट्री पोस्चर इन द इंडो पैसिफिक एंड मोर एसेप्टिव प्रेजेंस अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर। तो गाइज हमारा ये